तो मूवी शुरू होती है प्लिमथ मैसाचुसेट्स को दिखाते हुए, जहां पर कुछ लोग थैंक्स गिविंग नाइट को सेलिब्रेट कर रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं मिच कॉलन की फैमिली को। इसके अंदर उसकी पेरेंट्स हैं और उसकी वाइफ अमेंडा है, और उन्हें ज्वाइन करने आता है शेरिफ एरिक न्यूलन। इसकी वाइफ उसे काफी टाइम पहले ही छोड़कर जा चुकी थी, और वो टाउन में बहुत लोगों से पर्सनली कनेक्टेड था, जिनमें से एक कॉलिन फैमिली भी है। अमेंडा उसे थोड़ी बहुत बात करती है और वो केक लेकर आया था, तो वो उससे कहती है कि जल्दी ही उसे एक अच्छी पार्टनर भी मिल जाएगी। अब मिच यहाँ पर थोड़ा बहुत सबके साथ में सेलिब्रेट करता है, लेकिन वो रुक नहीं सकता था क्योंकि उसे अपने वर्क प्लेस राइट मार्ट जाना है, जहाँ पर आज भी छुट्टी नहीं है क्योंकि वो वहाँ का मैनेजर था। और ब्लैक फ्राइडे की सेल है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आने वाले थे। और ब्लैक फ्राइडे सेल फॉरेन के अंदर काफी फेमस है। यहाँ पर काफी सारी चीजें बहुत ही सस्ते में मिल जाती है। और लास्ट टाइम जब मैं यूएस में था, मैंने काफी सारी चीजें खरीदी थी, एंड ट्रस्ट मी, काफी सारी चीजें बहुत ही सस्ते में मिलती है। खैर, तभी हम राइट मार्ट के ओनर थॉमस राइट को देख पाते हैं, जो कि अपनी फैमिली के साथ ही मस्त थैंक्स गिविंग घर पर एंजॉय कर रहे थे। हम उनके पेरेंट्स को भी देख पाते हैं और उनकी बेटी जेसिका को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। और उसकी माँ मतलब कि थॉमस की वाइफ काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उसने कैथलीन नाम की लेडी से रिसेंटली ही शादी कर ली है। अब थोड़ा समय फैमिली के साथ एंजॉय करके जेसिका अपने बॉयफ्रेंड बॉबी के साथ वहाँ से निकल पड़ती है, जिसका प्लान अपने बाकी दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करने का था। अब हम उसके बाकी दोस्तों को भी देख पाते हैं, जिनके अंदर एस्कोबा, इवन, गैबी, जूलिया, जो कि सेलिब्रेशंस के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम राइट मार्ट को देखते हैं, जहां बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, और मिच अंदर स्टोर को सेटअप करवाता है। बहुत सारे शॉपर्स आएंगे तो उन्हें हैंडल भी ठीक से करना होगा। अब यहाँ पर बहुत ही सारे एग्रेसिव शॉपर्स भी थे, जो कि आपस में ही लड़ने लगते हैं, कहासुनी करने लगते हैं, और उन्हें हैंडल करने के लिए 2 ही सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो कि बैरिकेड्स लगाकर उन्हें बाहर रोके हुए थे। इसी बीच इवन को भी कुछ संभाल लेना होता है, तो वो राइट मार्ट जाने का बोलता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत भीड़ थी और लोग बाहर लाइन में खड़े हुए थे, जिसके चलते वो अंदर नहीं जा सकते थे। लेकिन वो मार्ट जेसिका के फादर का ही था, तो उसको इजीली अंदर एंट्री मिल जाती, तो वो लोग भी मार्ट चले जाते हैं। खैर, फिर से मार्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही थी और लोग आते जा रहे थे, जिन्हें रोकना वैसे भी मुश्किल होता जा रहा था। और तभी अमेंडा भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि मिच के लिए खाना लेकर आई थी, एज वो कुछ भी खाकर नहीं आया था। और एरिक भी यहाँ पर आ गया था क्राउड कंट्रोल करने के लिए। मिच अब उन दोनों से थोड़ी बहुत बात करता है, और इसी बीच जेसिका और बॉबी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। और जेसिका को रायन मिलता है, जो कि उसके ही कॉलेज का एक दोस्त है, और वो उसे काफी पसंद करता है, लेकिन वो तो बॉबी के साथ रिश्ते में है, तो उस पर वो उतना ध्यान नहीं देती। साथ ही साथ वो भी बॉबी से काफी ज्यादा जेलस फील करता है। खैर, तभी जेसिका और उसके दोस्त पीछे वाले रास्ते से मार्ट के अंदर चले जाते हैं, जिसको बाहर खड़े हुए लोग उनको देख लेते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। साथ ही साथ इवन बाहर खड़े हुए लोगों को थोड़ा मौत भी करता है। अब तभी मिच बाहर आता है भीड़ को संभालने, और एरिक भी उसका साथ देता है। और वो तभी अपने एक सिक्योरिटी गार्ड डक को स्टोर अंदर से लॉक करने बोलता है, ताकि भीड़ आराम आराम से अंदर जाए। लेकिन तभी एक लड़का, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ था, वो एरिक से माइक छीन लेता है और अनाउंसमेंट कर देता है कि स्टोर ओपन है, वो अंदर आ सकते हैं। जिससे भगदड़ मच जाती है और वो सभी एक साथ स्टोर के अंदर ब्रेक इन कर जाते हैं, जिससे एक केओस और रायट फैल जाते हैं, जिसके अंदर पहले तो सिक्योरिटी गार्ड डक गेट के पीछे दब जाता है। अंदर फ्री का माल लूटने लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, सामान उठाने लगते हैं, और इवन को ये देखकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। अब इसी बीच बॉबी उस सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, जो कि दबा हुआ था, तो वो उसको बचाने जाने लगता है, लेकिन उसके हाथ भीड़ से कुचल जाते हैं, जिससे उसके सीधे हाथ की रेस टूट जाती है। इसी बीच एक आदमी का गला डोर के टूटे हुए कांच से लगकर कट जाता है, तो वो भी वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ अमेंडा भी यहीं पर थी, जो कि धक्का लगने से गिर पड़ती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन लिजी नाम की एक ग्रीडी लेडी फ्री का माल लेने के लिए ट्रॉली लेकर भाग रही थी, और दूसरी ट्रॉली वाले आदमी से जा टकराती है, जिससे उन दोनों ट्रॉलीज के बीच अमेंडा का सर आ जाता है, और उसके बाल लिजी की ट्रॉली में फंस जाते हैं, और वो अपनी ट्रॉली लेकर जाने लगती है, जिससे अमेंडा की बाल खींचते हैं, और उसका स्कैल्प भी आधा उखड़ जाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। अब मिच अंदर आता है और अमेंडा की यह हालत देख बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहाँ पर एरिक भी ये सब देखकर बहुत परेशान था, और भीड़ कंट्रोल करवाने के लिए वो हवा में फायर करता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। अब कहानी 1 साल बाद शुरू होती है, और हम किसी तरह का हाइड आउट सेटअप देखते हैं, जहां पर उस मैसेकर की न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी। बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, जो कि थैंक्स गिविंग डिनर में यूज होती है। यहाँ पर वो वीडियो भी चल रही होती है, जो कि उस रात इवन ने बनाई थी मजे मजे में।
खैर अब हम कुछ न्यूज भी देख पाते हैं कि वहाँ पर 3 लोग मारे गए थे और बहुत से लोग घायल हो गए थे। मिच ने इसके बाद जॉब छोड़ दी, जो कि अब राइट मार्ट के ओनर के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने उस दिन भी शॉप ओपन करी और उनकी ही लालच की वजह से उनकी बीवी उनसे छीन ली गई। यानी कि वो जिंदा नहीं थी, अमेंडा मारी गई थी। इनफैक्ट राइट मार्ट के खिलाफ और भी लोग थे जिन्होंने अपनों को खोया था या फिर इंजर्ड हो गए थे, और लीगल मैटर से भी थॉमस बच गया था क्योंकि उस रात मार्ट का कैमरा खराब था, इसकी सीसीटीवी फुटेज मिली ही नहीं, तो केस सही से बना ही नहीं था। उसके खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे और अब थैंक्स गिविंग फिर से आने वाली थी, तो प्रोटेस्ट और ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं। थॉमस राइट ने भी अपनी गलती कंपनसेट करने की कोशिश करी, जैसे थोड़ा बहुत डोनेशन दे दिया, कम्युनिटी के लोगों के लिए कुछ कर दिया, लेकिन काफी सारे लोग उस ट्रेजेडी के आगे इसको इनफ नहीं मान रहे थे। इनफैक्ट उसने मार्ट को और बड़ा कर दिया है, साथ ही साथ वो इस साल भी शॉप ओपन रखेंगे। साथ ही साथ हम बॉबी के बारे में भी जान पाते हैं कि वो आखिरी 1 साल से गायब है। जिसका सपना था बेसबॉल प्लेयर बनने का, और वो था भी एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन उस दिन उसका हाथ टूटने की वजह से उसका सपना भी टूट गया था, जिसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। अब हम जेसिका और उसके ग्रुप को देख पाते हैं जो कि थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हुए घूम रहे थे, और बॉबी आखिरी साल से गायब था, तो उसका बॉयफ्रेंड अब रायन बन चुका है, जिसके साथ वो खुश है। खैर अब हम लिजी को देख पाते हैं जिसकी एक डिनर डेट है, जहाँ पर एरिक अपने साथी डिटेक्टिव के साथ आता रहता है, और न्यू प्लिमथ यानी कि जब ये जगह बसी थी तब यहाँ के पहले गवर्नर जॉन कार्वर थे, और थैंक्स गिविंग यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। तो अभी उनके मास्क भी काफी पॉपुलर होते हैं जिन्हें कई लोग लगाकर घूम रहे थे। तभी जेसिका और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जो कि एक फेयर के अंदर थे, जो कि थैंक्स गिविंग के लिए हमेशा लगता है, और यहाँ पर थॉमस जॉन कार्वर के कॉटेज में था, जहाँ पर वो एक कमर्शियल शूट करने वाला था, लेकिन पहले ही किसी ने वहाँ पर तोड़ फोड़ कर दिया है, और जॉन कार्वर की एक्स किसी ने पहले से ही चुरा ली थी, जिस पर एरिक ये कहता है कि वो देखेगा कि ये किसने किया है, तब तक वो यहाँ पर किसी को भी नहीं आने देगा और रोक लगाकर इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। खैर अब जेसिका तभी थॉमस से बात करती है, और उस रात जो कुछ हुआ था वो उसका दोषी खुद को भी कहीं ना कहीं मान रही थी, क्योंकि उसे ऐसे एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। उसको नहीं पता था कि क्राउड इतना ज्यादा पागल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि ये हादसा टाला जा सकता था। यहाँ पर जो कुछ उनको चाहिए था वो पहले ही मिच को बता सकते थे। वो अंदर ही अंदर उस सामान को अपने लिए सेपरेटली रख सकता था, और वो सामान को इन्हें बाद में दे सकता था जब भीड़ वहाँ से गायब हो जाती। खैर अब अगले सीन में हम जेसिका और उसके दोस्तों को लिजी के डिनर पर देखते हैं, और उसे बॉबी भी दिखाई देता है जो कि 1 साल के बाद शहर में आया था, जिसने उससे और बाकी दोस्तों से पूरी तरह कांटेक्ट खत्म कर दिया था। अब वो लोग थैंक्स गिविंग सेलिब्रेशंस की बात करने लगते हैं, साथ ही साथ बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है, और जेसिका बाहर किसी पर्सन को देखती है जिसने कि जॉन कार्वर का ही मास्क लगाया हुआ था, जो कि अचानक से गायब हो जाता है। अब जेसिका और बाकी सभी दोस्तों को एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट का मैसेज आता है, जिसके अंदर उन सभी को टैग करके रखा गया था, और यहाँ पर थैंक्स गिविंग टेबल की एक फोटो थी जो कि उनको अभी समझ में नहीं आती। अब हम उसी हाइडआउट को देखते हैं जहाँ पर हम किसी मास्क पहने हुए व्यक्ति को देखते हैं जिसने वो सेटअप बना के रखा था, और वो जॉन कार्वर की एक्स पर धार लगा रहा होता है, यानी कि इसी ने उसको चुराया था, जो कि उस वीडियो को देख रहा था, और उसके अंदर वो लिजी को देखता है, और वीडियो उस पर पॉज करता है और बाहर निकल पड़ता है। और ये वीडियो वही वीडियो थी जहाँ पर अमेंडा के साथ में काफी कुछ गलत हुआ था पिछले साल। खैर अगले सीन में लिजी को दिखाया जाता है जो कि डिनर बंद कर रही थी, तभी वहाँ पर वो मास्क पहना हुआ व्यक्ति आ जाता है जिसने जॉन कार्वर का ही मास्क लगाया था, और इसलिए हम इसको जॉन कार्वर ही कहेंगे, क्योंकि लिजी के ऊपर हमला कर देता है और उसको डीप फ्रीजर में चिपका देता है, और अपनी एक से उस पर हमला करता है, लेकिन वो खुद को छुड़ा कर भागती है, जिसके अंदर उसकी उंगलियां और चेहरे की स्किन निकल जाती है। अब वो सीसीटीवी रूम में छुप जाती है और बाहर देखती है तो वो किलर जा चुका था, और अब वो डरते हुए बाहर आती है तो जॉन कार्वर कार में ही बैठा था जो उस पर कार चढ़ाने लाता है, लेकिन वो एक डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे हिट कर देता है और वो 2 हिस्सों में बट जाती है। खैर अगली सुबह हम ये देख पाते हैं कि लिजी की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर ही लटकी हुई थी। तभी हम जेसिका और उसके दोस्तों को देख पाते हैं जिनको उसी इंस्टाग्राम अकाउंट ने दूसरे पोस्ट में टैग किया था, जिसके अंदर लिजी की आधी बॉडी राइट मार्ट के ऊपर लटकी थी, जिस पर लिखा हुआ था कि अब सब आधा मिलेगा, 50% ऑफ, और इस अकाउंट का यूजर नेम भी जॉन कार्वर ही है। अब ये सब देखकर वो लोग परेशान हो जाते हैं, और जेसिका नोटिस करती है कि पहले पोस्ट के अंदर जो थैंक्स गिविंग डिनर टेबल है उसके अंदर उन लोगों के नाम की चिट्स रखी हुई थी, मीन्स वो टेबल उनके लिए है। अब जेसिका पुलिस स्टेशन जाने लगती है, और रास्ते में उन लोगों को लोकल मकार्टी मिलता है जो कि बैंड, पार्टी, अल्कोहल और गन्स वगैरह काम करता है, जो कि उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करता है।
जेसिका और उसके दोस्त अब फाइनली पुलिस स्टेशन में थे, जहां पर जेसिका से एरिक पूछताछ करता है और कहता है कि वो कोशिश करे कि उनके पास कोई ना कोई फुटेज हो, एटलीस्ट सीसीटीवी फुटेज हो, इसके अंदर सारे लोग दिखेंगे और जो पिछले साल उस राज स्टोर में था सबकी जान खतरे में है और ये जिंदगी और मौत का सवाल था, तो वो किसी पर ऐसे ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। अब जेसिका बाहर आती है जिसे बॉबी मिलता है और वो थोड़ी बहुत बातें करते हैं, जहाँ पर वो ये कहता है कि वो डिप्रेशन में चला गया था तो उसने शहर छोड़ दिया, लेकिन अब वो वापस आ चुका है और अपने अंकल के काम में उनकी मदद करता है, जिसका हाथ अब काफी ठीक हो गया था। अब जेसिका उसे बातों ही बातों में बताती है कि उस रात स्टोर का सीसीटीवी सही था, इसकी रिकॉर्डिंग कैथलीन ने हटा दी थी ताकि वो लीगल केसेस से बच पाए। हालांकि फिलहाल उस फुटेज की एक कॉपी थॉमस के ऑफिस के अंदर मौजूद थी। इसी बीच हम जॉन कार्वर को देखते हैं जिसने जेसिका के पूरे ग्रुप की पिक्चर्स लगा के रखी थी, मतलब उसका टारगेट वो है। लेकिन उससे पहले वो उस रात राइट मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड की पिक्चर देखता है जो कि उस रात डर गया था और क्राउड कंट्रोल नहीं कर पाया, जिससे कि राय बहुत बढ़ गया, क्योंकि अगर वो कंट्रोल करता तो शायद ऐसा नहीं होता। तभी हम उस सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जो कि अपने घर पर था और अब वहाँ पर जॉन कार्वर आ जाता है और उसकी गर्दन काट कर अलग कर देता है, उसकी बिल्ली को खाना खिलाता है और उसकी गर्दन लेकर वापस अपने हाइड आउट में आ जाता है और उस गर्दन को वो उस डिनर टेबल पर रख देता है और पिक्चर निकालता है। साथ ही साथ उसने लीजी की आधी बॉडी को रखा हुआ था और वो इस पोस्ट में भी जेसिका और उसके दोस्तों को टैग कर देता है। अब ये केस सीरियस तो हो ही चुका था और पुलिस डिपार्टमेंट स्पेशली एरिक इसकी इन्वेस्टिगेशन और तेज कर देता है। ऐसी चीजें काफी खतरनाक होने लगी है। खैर अब जेसिका भी थॉमस के ऑफिस के अंदर वही सारी सीसीटीवी फुटेज देखती है उस रात की और बॉबी बाहर उसका वेट कर रहा होता है। इसे बाहर देख रायन थोड़ा सा अपसेट और चिढ़ जाता है। अब जेसिका और बॉबी पुलिस स्टेशन जाते हैं और जेसिका उस फुटेज को एरिक को दे देती है। वो ये भी बताती है कि रायन उस रात सिक्योरिटी गार्ड से मिला था, मतलब वो उसको पहले से जानता था। लेकिन एरिक ये बोलता है कि उसने तो अपने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं बताया था, जिससे उसका शक रायन पर चला जाता है। साथ ही साथ उस रिकॉर्डिंग में उन्हें उस लड़की और उसकी गर्लफ्रेंड की पिक्चर्स भी मिल जाती हैं जिन्होंने उस रात भीड़ को भड़काया था। तभी हमें जेसिका और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहां पर वो लोग किलर कौन है इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये रायन हो सकता है, एज वो मरने वाले सिक्योरिटी गार्ड को जानता था। वहीं पर जेसिका का शक बॉबी के ऊपर भी जाता है क्योंकि उसका करियर रातों रात खत्म हो गया और वो एक तरह से गायब हो गया था, जो कि अब लौटा है और उसी वक्त किलिंग्स भी शुरू हुई है और वो वीडियो जो उस रात इवन ने बनाया था वो भी अभी वायरल होने लगा था। सब लोग ये कहते हैं कि उनकी जान खतरे में है, उन्हें खुद कुछ करना होगा, जिस पर जेसिका ये कहती है कि उन्हें वेट करना चाहिए और पुलिस इस मैटर को हैंडल जरूर करेगी। तभी रायन को दिखाया जाता है जो कि वर्कशॉप पर था जहां पर थैंक्सगिविंग परेड की तैयारी चल रही होती है और यहाँ पर बॉबी आता है जिससे उसकी थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब तभी हम उस कपल को देख पाते हैं जिसने उस रात भीड़ को भड़काया था और अब जॉन कार्वर आकर उन दोनों को खत्म कर देता है और उनकी बॉडीज को ले जाता है और यहाँ पर हम एक चीज क्लियरली समझ पाते हैं कि ये किलर उस रात भीड़ में मेन कल्प्रिट्स को खत्म कर रहा था और जिनको वो उस रात याद नहीं रख पाया था तो वो उन्हें वीडियो से पहचान कर खत्म कर रहा है। तो ये हो सकता है कि वो 1 साल इसलिए रुका ताकि इवन की वीडियो वायरल हो और वो उसके हाथ लगे और वहाँ से वो अपने शिकार को पहचान कर खत्म कर पाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि वो थैंक्स गिविंग की सजा थैंक्स गिविंग पर ही उन सभी को देना चाहता था। इसी बीच जेसिका के स्कूल में होने वाला मैच कैंसिल हो जाता है और एरिक उसको सजेस्ट करता है कि जान बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ ही रहे और यहाँ पर बॉबी और रायन की भी बहस हो जाती है जहाँ बॉबी उस पर ही शक कर रहा था, जिस पर वो बताता है कि वो तो असल में उस गार्ड से नशे की चीजें लेता था और कुछ नहीं, इसलिए उसने स्टेटमेंट में भी उसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि इससे वो खुद फंस जाता। अब यहाँ गैबी और इवन स्कूल के अंदर चले जाते हैं और जेसिका गेट पर ही रुकी हुई थी कि तभी अंदर अचानक से जॉन कार्वर उन पर हमला कर देता है। जेसिका को गैबी के फोन से मैसेज आता है कि वो अंदर आ जाए और अब वो अंदर जाती है तो जॉन कार्वर उस पर भी हमला करता है, लेकिन समहाउ वो बच जाती है और उससे बचकर भागने लगती है और मैनिक्विन्स के बीच छिप जाती है। वो उसे ढूंढने लगता है लेकिन अभी जेसिका का लक उसके साथ था क्योंकि वो स्कूल से बाहर भाग जाती है और बच जाती है। अब अगले सीन में वहाँ पुलिस आ चुकी थी और एरिक उससे पूछताछ करता है कि उसने किलर को देखा या फिर उसे कुछ याद है, लेकिन उसे अच्छे से कुछ भी समझ में नहीं आया था क्योंकि उस किलर ने पिलग्रिम ड्रेस पहन रखी थी और जॉन कार्वर का मास्क लगाया था। अब यहाँ पर जूलिया के फादर आते हैं और उसे अपने साथ घर ले जाते हैं जिसे वो दूसरे शहर ले जाएंगे क्योंकि ये सिटी अब सेफ नहीं थी। तभी हम जेसिका और स्कूबा को देखते हैं जो कि मैकार्थी की पार्टी में जाते हैं और उससे प्रोटेक्शन के लिए गन भी ले लेते हैं। खैर वो कार से जा रहे होते हैं और जूलिया से
वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे कि तभी हम जॉन कार्वर को देखते हैं जो कि उसके घर में आ गया था और वो उसके डैड और सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके जूलिया पर अटैक करके उसके दोनों कानों में पेंस घुसा देता है और ये वो दोनों देख लेते हैं जो कि उसे बचाने आने लगते हैं। अब जूलिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी जिसे वो खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर वो दोनों आ जाते हैं और स्कूबा उस पर गन तान देता है लेकिन शूट नहीं कर पाता क्योंकि गन लॉक थी और जॉन उन्हें अपने फोन पर लाइव दिखाता है कि उसने इवन और गैबी को बांध कर रखा है और अब वो जूलिया को कटर पर फेंक देता है जिससे कि वो वहीं खत्म हो जाती है और इससे स्कूबा टूट जाता है जो कि उसे बहुत प्यार करता था। अब वो दोनों जेसिका के घर पर थे जहाँ पर थॉमस फैसला करता है कि वो इस साल स्टोर बंद रखेगा। हालांकि उसकी बीवी कैथलीन को ये चीज पसंद नहीं आती और एरिक उन्हें सजेस्ट करता है कि पुलिस को अगर उस किलर को पकड़ना है तो उन्हें उसके लिए बेट रखना होगा। इस पर थॉमस भी एग्री करता है कि उसकी फैमिली परेड में जाएगी जिससे किलर उनके लिए जरूर आएगा और पुलिस उसको पकड़ लेगी। अब परेड शुरू होती है वर्कशॉप से जहाँ पर पुलिस ऑफिसर सब जगह फैल जाते हैं। एरिक अपनी टीम रेडी कर देता है किलर को पकड़वाने के लिए और यहाँ पर मैकार्थी भी आ जाता है जो कि अपनी लकी रिंग जेसिका को दे देता है ताकि वो सेफ रहे। तभी परेड सही जा रही होती है और हम मिच को देखते हैं जो कि जॉन कार्वर मास्क लगाकर वहाँ पर आता है, लेकिन वो तो बस सिर्फ प्रोटेस्ट करने आया था अपने लोगों के साथ में, जिसे पुलिस वहाँ से भगा देती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन इस बार भी वहाँ जॉन आता है, लेकिन अब उसने क्लाउन की ड्रेस पहनी हुई थी जो कि एक परफॉर्मर को खत्म कर देता है, वहाँ पर केओस मचा देता है, एक स्मोक ग्रेनेड को भी छोड़ देता है और अब जेसिका, थॉमस और स्कूबा को वो बेहोश करके ले जाता है जिसने कैथलीन को भी उठा लिया था। अब कैथलीन को होश आता है जिसे किचन में रखा गया था और जॉन कार्वर उसे तेल से गार्निश कर रहा होता है जैसे किसी टर्की को रोस्ट करने से पहले किया जाता है। वो ओवन को ऑन करता है और कुछ पल के लिए उसका मास्क उसके ऊपर रख देता है जो कि थोड़ा सा पिघल जाता है और ये मास्क का पिघलना हम याद रखेंगे जो कि आगे एक सिंबोलिज्म बनेगा। खैर अब वो उस मास्क को पहनकर अंदर आता है और अब तक कैथलीन चुप जाती है जिसे वो ढूंढने लगता है, लेकिन वो उससे छिपी रहती है जिसको फ्रिज में वही बंद लड़की मिलती है जिसने वो रायट शुरू किए थे, लेकिन वो उसे छोड़कर भागने लगती है जिसे जॉन कार्वर पकड़ ही लेता है और अब वो उसे जिंदा ही ओवन में डालकर रोस्ट कर देता है और उसमें ये लाइव स्ट्रीम भी करी थी। लेकिन पुलिस जब उस लोकेशन पर जाती है जहाँ से ये लाइव हो रहा था तो वहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ एक स्क्रीन के सामने एक फोन था। मेन सेटअप असली लाइव कहीं और से ही शुरू होती है जिसके अंदर थैंक्सगिविंग डिनर टेबल के ऊपर जेसिका, स्कूबा, थॉमस, इवन और गैबी बंधे हुए थे। अब जॉन के पास आता है और रोस्टेड कैथलीन को वहाँ पर रख देता है जिसको देखकर सभी बहुत डरने लगते हैं और सबसे बड़ी बात की फुटेज को कैथलीन ने ही तो गायब करवाया था और वो उनसे ये कहता है कि वो लोग वीवीआईपी है इसलिए उनको उसे अभी जिंदा रखना है और सबसे बड़ी बात की वो वॉइस मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी आवाज भी कोई ना पहचान पाए। तभी वो इवन से कहता है कि उसे वीडियो बनाने का काफी शौक है और उसकी वीडियोस ने उसे काफी इंस्पायर किया और वो उसको लाइव स्ट्रीम पर ही पीट पीट कर मार डालता है। खैर वो थॉमस को कैथलीन की स्किन सर्व करता है, लेकिन यहाँ जेसिका ये रियलाइज करती है कि मैकार्थी की रिंग में ब्लेड था तो उससे वो अपनी रोप को काट लेती है, यानी कि ये रिंग वाकई में लकी थी। जिसके बाद वो उस रिंग को स्कूबा को दे देती है और वो भी उस रिंग से रोप काट कर फ्री हो जाता है। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और जॉन उनका पीछा करता है। उसका हाइड आउट भी जॉन कार्वर के कॉटेज में ही था और वो स्कूबा को घायल कर देता है, लेकिन जेसिका भागती है जिसका वो पीछा करता है और वो जंगलों से होती हुई शहर में वर्कशॉप तक जाती है। इसे इंजर्ड एरिक मिलता है और वो वर्कशॉप में जाते हुए बॉबी को देख लेती है, मतलब वही जॉन कार्वर किलर था। अब एरिक भी खुद को संभाल कर खड़ा होता है और अंदर जाता है और बाहर आकर बोलता है कि बॉबी ही किलर था। अब अगले सीन में जेसिका वहीं वर्कशॉप में थी, सारे पुलिस ऑफिसर वहां पर आते हैं और बॉबी ही किलर था ये साबित हो जाता है। कॉर्डेज से थॉमस, गैबी और स्कूबा को बचाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था और वहां पर वो फोन मिल गया था जिससे जॉन कार्वर का अकाउंट ऑपरेट होता था। सभी पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और एरिक यहीं पर रुकता है। इसके शूज जेसिका नोटिस कर लेती है कि उस पर वही कांटे लगे हुए थे जो कि कॉटेज के पास वाले जंगल में थे और वो सब कुछ समझ जाती है। साथ ही साथ एरिक भी समझ चुका था कि जेसिका सच जान चुकी है तो वो उसको खत्म करने वाला होता है और तभी वो अपने बारे में उसको रिवील कर देता है। और दोस्तों अभी यहाँ पर खुलते हैं इस कहानी के यानी कि थैंक्सगिविंग मूवी के असली पत्ते। तो एरिक ही असली जॉन कार्वर किलर है जो कि असल में अमेंडा के साथ अफेयर में था। जी हाँ, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उस रात वो मारी गई थी, साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि उसका बच्चा भी मारा जाता है क्योंकि वो एरिक के बच्चे से प्रेग्नेंट थी।
जिसका बदला वो उस रात के दोषियों से ले रहा था और उसे सबकी पहचान नहीं थी, तो उसने जेसिका से वो रिकॉर्डिंग्स भी ले ली थी। और वो खुद पुलिस ऑफिसर है, तो केस मैनिपुलेशन, सबूत यहाँ वहाँ करना, पकड़े जाने से बचना उसके बाएं हाथ का खेल था। तभी वो जेसिका पर हमला करता है, लेकिन अब तक वो उसके ही फोन से उसके कन्फेशन को लाइव स्ट्रीम कर चुकी थी, यानी कि उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई थी। उसके अफेयर वाली बात भी बाहर आ जाती है और यहाँ पर उसके किलर होने की चीज भी बाहर थी। अब वो उसे पकड़कर मारने लगता है, लेकिन अब बॉबी वहाँ पर आकर उसे बचाता है और वो दोनों वर्कशॉप से बाहर जाने लगते हैं। और जाते हुए वो एक बैलून गैस सिलेंडर ऑन कर देती है, जिससे वो टर्की बैलून फोड़ने लगता है। हालांकि ये गैस फ्लेमेबल थी। अब बॉबी उसे अपनी कार में बैठाता है, लेकिन एरिक उनकी कार को एक रोप से बांधकर रोक देता है और उनको मारने आने लगता है। लेकिन अब जेसिका कार में रखी हुई मस्केट यानी कि जो गन पाउडर से बुलेट शूट करती है, उसके अंदर पाउडर डालती है और बुलेट्स गिर जाते हैं। तो वो अपनी मॉम की आखिरी निशानी मेटल लॉकेट उसके अंदर डालकर उस टर्की बैलून पर फायर कर देती है, जो कि एरिक के ऊपर ही फटता है और वो जलने लगता है। और पहले हमने उसके मास्क को थोड़ा सा जलते हुए भी देखा था और वो इसी बात का इंडिकेशन था कि उसके साथ आगे चलकर क्या होने वाला है। हालांकि उसने मास्क उठाकर फिर से पहन लिया था। अब अगले सीन में जेसिका पुलिस ऑफिसर्स के पास थी और सभी लोगों को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और बॉबी भी हॉस्पिटल जाता है। और जेसिका अभी भी रायन के साथ ही रिश्ता कंटिन्यू रखने का डिसाइड करती है, क्योंकि बॉबी उसे पहले छोड़कर जा चुका था, तो वो उस पर उतना ट्रस्ट नहीं करती थी। खराब एक पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि एरिक की बॉडी नहीं मिली, तो हो सकता है कि वो पूरी तरह खाक हो गया होगा। हालांकि जेसिका ऐसा नहीं मानती थी और उसको ऐसा लगता है कि वो यहाँ से भेस बदल कर चला गया होगा। खैर मूवी के एंडिंग सीन में जेसिका को एक नाइटमेयर आता है कि जलता हुआ एरिक AKA जॉन कार्वर उसको मारने आया है, और हम जानते हैं कि ऐसा जरूर होगा, वो उसे मारने जरूर आएगा, क्योंकि उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी थैंक्सगिविंग मूवी की कहानी, और ये एक और स्लैशर हॉरर एडिशन है इस टाइप की फिल्म के अंदर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है इलाई रॉथ ने और उन्होंने इस तरह की काफी सारी फिल्में बना रखी हैं। अब देखो बात करें मूवी के बारे में, तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी मजा आता है। अगर आपको इस तरह की स्लैशर फिल्म पसंद है तो ये वन ऑफ द बेस्ट मूवी हो सकती है 2023 की। हालांकि देखो यहाँ पर तो थिएटर्स के अंदर इसको काफी कम स्क्रीनिंग मिली है, या फिर ये कहें कि इसको ज्यादा रिलीज ही नहीं करा गया। पर्सनली मैं तो इस मूवी को थिएटर पर नहीं देख पाया। अगर आपके इलाके में ये मूवी थिएटर पर लगी हुई थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब क्या कह सकते हैं, भाईजान की मूवी लगी हुई थी तो बाकी मूवीज को स्क्रीनिंग कहाँ मिल रही थी। बाकी आप लोग बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट भी जरूर कर देना।